to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज की वीडियो वो है अकाउंटिंग के एमसीक्यूज जो सीजीए में आई हुई हैं सीट्स, उनमें जो सब्जेक्ट रिलेटेड डाटा उसकी वीडियो बना रहे हैं। पहला है कि अकाउंटिंग जो फाइनेंस में है, जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई जो हमारा मकसद उसके लिए होता है रीसेल के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं, परचेज कहते हैं, मर्चेंडाइज कहते हैं, ट्रेडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो हम इन्वेंट्री रखते हैं, डेट उसकी कि क्या नहीं रखनी होती इन्वेंट्री, तो उसका करेक्ट आंसर इन्वेंट्री है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये हम किस लिए इसको यूज करते हैं? जनरली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, यानी कि कंपनी लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसमें जो सी, इसका करेक्ट आंसर दोनों, यानी कि हम दोनों ही कंपनी लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो इनका सोर्स होता है, इसको यूज करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर मोस्ट ऑफ कंट्रीज। कौन सी जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड मोस्ट ऑफ कंट्रीज में यूज़ की जाती हैं? तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, IFRS, ये यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा। करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, इसमें एसेट प्लस लायबिलिटीज, एसेट माइनस लायबिलिटीज, तो असल में हम देखते हैं यही होता है। एस जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस इक्विटी। इसका करेक्ट आंसर है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंपनी जो 5,000 की मालियत की चीज़ें सेल करती है 5 जून को, और 10,000 की करती है 28 जून को। कंपनी फर्स्ट पेमेंट जो उनको रिसीव हुई है वो है 25 जून, और दूसरी करते हैं 7 जुलाई को। तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है 30 जून को, तो उनकी टोटल सेल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी होगी? तो 30 जून को बनाएगी तो 5,000 उसकी वो होगी, टोटल 15,000 उसकी सेल हुई है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, 15,000 सेल होगी। एडवांस पेमेंट है वो रिकॉग्नाइज की जाती है, तो क्या होती है? एडवांस जो पेमेंट होती है वो होती है रिसीवेबल्स, कि हमने यानी कि उनसे पहले रिसीव कर ली चीज़, यानी कि अपने अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई। यानी कि आप इसकी मिसाल इसलिए दे सकते हैं कि हमने किसी का काम किया है, हमने काम किया बंदे का, बंदे ने हमें एडवांस 10,000 दे दिए हैं, हमने अभी उसकी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हमने वो परफॉर्म करना है। जब हम परफॉर्म करेंगे तो एक्चुअल हमें तब रकम मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस बंदे ने हमें एडवांस में पैसे पहले दे दिए हैं। तो पहले दे दिए तो हम उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। अगर हम किसी से उधार चीज़ ले लें, हमने पैसे देने होते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल कहते हैं कि हमने उस बंदे को पैसे देने हैं, ये हमारी लायबिलिटी होती है। अकाउंट्स पे हमारे एसेट होते हैं, ये हमारा एसेट होते हैं, और ये हमारी लायबिलिटी होती है। सवाल है कि कैपिटल ऑफ बिजनेस वुड चेंज एज रिजल्ट ऑफ, कि बिजनेस में कैपिटल किस वक्त चेंज होता है? अगर रॉ मटेरियल परचेज करें ऑन क्रेडिट,
नॉन करंट एसेट बीइंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जब हम क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो ये तो लाइबिलिटी बनेगी, इसमें कैपिटल पे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। supplier being paid by check, supplier being paid by check, उसने जो सप्लायर को हम जो चेक के ज़रिए पेड कर रहे हैं, जब चेक के ज़रिए पेड करेंगे तो ये हमारा बैंक में जो बैलेंस है एसेट वो कम हो रहा है। वेजेस बीइंग पेड इन कैश, तो जब हम कैश पे कर रहे हैं यानी कि हमने वेजेस दिए हैं यानी कि मजदूरों को उनकी मजदूरी दे रहे हैं, तो ये हमारा जो सा है ना कैपिटल में जो सी चेंज का बायस बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें से कौन सी इनडायरेक्ट कॉस्ट है? कैरेज इनवर्ड ये बराह रास्त डायरेक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्शन वेजेस भी डायरेक्ट कॉस्ट है, यानी कि जो हम करते हैं वो इस पे आते हैं। और प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल हम जितना यानी कि कोई प्रोडक्शन करेंगे उतना ही हम मटेरियल यूज करते हैं, ये तीनों डायरेक्ट कॉस्ट है। जो फैक्ट्री रेंट है ना ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री रेंट हर सूरत में आना ही आना है, अगर हम प्रोडक्शन करें या ना करें फैक्ट्री रेंट फिक्स रहना है। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये यानी कि किसी भी हम मटेरियल आउटपुट के साथ इसको लिंक नहीं कर सकते, ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट। देयर इज अ डेबिट बैलेंस of office expense at the end of financial year, in which of the following balance which section of the balance sheet will be recorded? अब सवाल वो कर रहा है कि बैलेंस डेबिट बैलेंस है ऑफिस एक्सपेंस का किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो कौन से सेक्शन की जो बैलेंस शीट में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा? कैपिटल में करेंगे, करंट एसेट में करेंगे, करंट लाइबिलिटीज में करेंगे, फिक्स एसेट में करेंगे? इस करंट एसेट्स में हम यानी कि लिखेंगे व्हाट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है? कैश करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्री करंट एसेट है, जो पेटेंट राइट है ना ये करंट एसेट नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है, तो पेटेंट राइट एक फिक्स यानी कि ये है, ये करंट नहीं, इसको हम जल्दी कैश में तब्दील नहीं कर सकते। करंट एसेट की तारीफ होती है कि कोई भी एसेट जो हम जिसको एक साल के अंदर अंदर उसको कैश में उसको हम तब्दील कर सकें तो उसको करंट एसेट कहा जाता है। तो नॉन करंट एसेट इसमें आ गया। नॉन करंट एसेट वो होता है जो लंबे अरसे के लिए हमारे पास यानी कि वो होता है, उसको हम कहते हैं कि ये नॉन करंट एसेट है। अब इनमें से फिर नॉन करंट जिस तरह ये उसने कहा नहीं है, तो उसमें पूछा कौन सा इनमें से नॉन करंट एसेट नहीं है? कैपिटल, प्रॉपर्टी, पेटेंट राइट, इन्वेंट्री। अब हमने इसमें बताना नॉन करंट नहीं है, तो यानी कि करंट एसेट इनमें से कौन है? तो इनमें से जो करंट एसेट है वो है इन्वेंट्री। तो हमारा जो आंसर वो इन्वेंट्री यानी कि इसमें आंसर है कि ये नॉट यानी कि नॉन करंट एसेट नहीं है, ये एक करंट एसेट है। व्हाट फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टेंगिबल एसेट? टेंगिबल एसेट क्या होता है? टेंगिबल एसेट्स वो होते हैं जिसको हम छू सकें, जिनको हम टच कर सकें, जिनको हम टच जिनको हम टच कर सकते हो, जिनको हम छू सकते हो, उनको हम कहते हैं टेंगिबल एसेट। तो इसमें सवाल में पूछना नॉट टेंगिबल यानी कि जो टेंगिबल नहीं है, गुडविल, पेटेंट, गुडविल, लैंड जमीन को हम छू सकते हैं। अब इसमें हमने जवाब देना है कि जो 1 और 2 है ना ओनली, यानी कि ये दो हैं, ये दोनों ही नॉन यानी कि टेंगिबल एसेट है। टेंगिबल को छू सकते हैं, नॉन टेंगिबल को हम छू नहीं सकते, तो इनटेंगिबल भी कहा जाता है।
एक मशीन की प्राइस है 1000 और वो कैरिड थ्रू द ट्रक फेयर वाज 500 ट्रक का किराया है। द इंजीनियर चार्ज 500 इंजीनियर का चार्ज, इंस्टॉलेशन की फीस है। कॉस्ट ऑफ मशीन अब हमारी क्या बनेगी? हमारी मशीन की कॉस्ट है 1000 रुपया। उसके अलावा हमने 500 रुपये किराया दिया है और 500 इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, तो ये दोनों मिला के 2000 यानी कि बनेगी इसकी कॉस्ट। मशीन की जो कॉस्ट हमें मिली है वो 2000, यानी कि हमें 2000 की पड़ गई है। 500 उस पे इंस्टॉल कराने का खर्चा आया, इंजीनियर्स को हमने पे किया है, 500 उसका हमने फ्रेट किराया दे दिया है, तो 2000 इसका करेक्ट आंसर है। डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होती है? डेप्रिसिएबल अमाउंट वो होती है जो कोई भी हम जो एसेट लेते हैं वो उसकी जो वेयर एंड टेयर होती है, जो उसको हम यानी कि जब एसेट हम एक कोई नया एसेट खरीदते हैं तो उसकी हम लाइफ मुकर्रर कर लेते हैं कि ये एसेट 10 साल तक चलेगा, ये 20 साल तक चलेगा। उसके बाद हम उसमें जो उसके बाद उसकी हम कॉस्ट होती है एसेट की, उसके अलावा उसमें हम माइनस कर देते हैं जब एसेट हमारा यानी कि अपनी एज पूरी कर लेता है, तो उसके बाद जो उसकी वो रह जाती है रेजिडुअल वैल्यू, वो हम उसमें से लेस कर देते हैं। तो जो कॉस्ट में से हम जो माइनस करते हैं यानी कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट से हम यानी कि उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू उसको हम कर लेते हैं माइनस, तो इस हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं दूसरा पार्ट इसका जल्द बना रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन बटन है इसको भी क्लिक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please like, comment and share and subscribe my channel for more videos.